बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 11 में हम आज पढ़ने वाले हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। संयुक्त पूंजी मतलब ज्वाइंट। तो जिस कंपनी में जो पूंजी लगता है उसमें किसी एक अकेले व्यक्ति का नहीं होगा, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पूंजी लगता है, तो उसे हम संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं, सरल से सरल भाषा में। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। आगे देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल ये जानिए, अगर कोई एकाकी व्यवसाय था तो उस एकाकी व्यवसाय के जो डिमेरिट हैं, जो दोष हैं, उस दोष को दूर करने के लिए साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद जो साझेदारी व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय में भी कुछ दोष है, कुछ डिमेरिट है, और उसे दूर करने के लिए एक नए व्यावसायिक संगठन का जन्म हुआ जिसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी नए नए ऑर्गेनाइजेशन जिनका उत्पत्ति हो रहा है वह मुख्य रूप से किसी संगठन के अवगुणों के कारण ही उसका उत्पत्ति हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है, संयुक्त या मिश्रित पूंजी वाली कंपनी। संयुक्त या मिश्रित पूंजी वाली कंपनी, जब किसी कंपनी में, मान लीजिए यह कोई कंपनी है और इस कंपनी में जो पूंजी लगा है वो एक व्यक्ति का ना होके कई व्यक्तियों का पूंजी जब उस कंपनी में लगता है तो इस कंपनी को हम क्या कहेंगे, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और ये सब क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे, अंशधारक कहलाएंगे। ये सभी अंशधारक इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, पूंजी खरीदते हैं। देखो, जो एक कंपनी है इसे अन्य देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे कहते हैं स्टॉक कंपनी, फ्रांस में कहते हैं सोसिएट एनिम, अमेरिका में कहते हैं कॉरपोरेशन, निगम, और भारत में इसे केवल हम कंपनी कहते हैं। तो अगर मान लिए कहीं पूछेगा कि कॉरपोरेशन से आप क्या समझते हैं, स्टॉक कंपनी से क्या समझते हैं, सोसिएट एनिम से क्या समझते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब एक ही है। सिंपल आपको कंपनी का परिभाषा लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। जो कंपनी शब्द है यह लैटिन भाषा की कॉम से लिया गया है। कॉम का मतलब होता है साथ साथ, और कॉम में जब हम पैनी जोड़ देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, कंपनी हो जाता है। तो कॉम का मतलब हो गया साथ साथ, और पैनी का मतलब हो गया रोटी, मतलब साथ साथ है रोटी। कहने का मतलब यह है कि शुरू में कंपनी से जो हमारा मतलब था वह व्यक्तियों के ऐसे संग से था, ऐसे समूह से था जो अपना रोटी या खाना एक साथ मिलकर खाते थे। वहीं से कंपनी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, और जब वह भोजन करते थे, खाते थे, तो उस समय वह व्यवसाय संबंधी बातें करते थे कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या बिजनेस में जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसे दूर कैसे किया जाए। तो इस संबंध के ऊपर वो सब चर्चा करते रहते थे। लेकिन जो आजकल कंपनी से आशा है वो ऐसे व्यक्तियों के समुदाय मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसमें संयुक्त पूंजी हो। पूंजी का मतलब पैसा लगा हो, किसमें, कंपनी में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब कंपनी का आशय देखिए क्या दिया हुआ है। कंपनी का आशय में लिखा क्या है, समान उद्देश्य के लिए निर्मित, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम निर्मित बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनेक व्यक्तियों का संघ बनाते हैं, व्यक्तियों का समूह बनाते हैं। एक लोकप्रिय संगठन होने के कारण कंपनी की अनेक परिभाषाएं हैं जिसमें हम अलग अलग आगे पढ़ने वाले। न्यायाधीश जेम्स महोदय क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, समान उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ ही क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। भाई कोई भी काम किया जाएगा तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति आपस में इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे।
आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपनी की जो श्रेष्ठ परिभाषा है, मतलब जितने भी विद्वान अपने अपने विचार दिए हैं उन सभी को मिलाकर एक आइडियल डेफिनेशन बनाया गया है। देखिए क्या लिखा है। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब बनावटी व्यक्ति है। वैधानिक मतलब लीगल, कानून से उसे मान्यता मिला है। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। जिसका समामेलन, समामेलन का मतलब वह अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है। जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। भाई कंपनी एक्ट है, इस समय अपने देश में जो कंपनी एक्ट चल रहा है वह 2013 चल रहा है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी का स्थापना होता है। उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, नियम कानून लिखे गए हैं, उसी के अनुरूप कंपनियों का देखरेख किया जाता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जिसके सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक और निरंतर चलने वाला है, नेक्स्ट हो गया। जिसके पास एक सर्व मुद्रा होती है। सर्व मुद्रा का मतलब सिग्नेचर, मोहर, स्टंप, इसी को कहते हैं सर्व मुद्रा या सील जिसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो उस पर हम सिग्नेचर कर देते हैं तो वैलिड हो जाता है। उसी प्रकार जो भी कागज़ पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उस पर अगर कंपनी का स्टंप लग गया, मोहर लग गया तो वह मान्य है। उसी को कहते हैं सर्व मुद्रा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा यह है कि कंपनी एक क्या है? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। और दूसरा, जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। समामेलन का मतलब बिजनेस का संचालन या व्यवसाय को शुरू करना। अब आगे देखिए क्या दिया है। जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जिसके सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है। दायित्व मतलब कि जो व्यक्ति कंपनी में जितना पैसा लगाया है, कंपनी डूब जा रही है या कंपनी में ज़्यादा ऋण है, तो उस ऋण का भुगतान उस व्यक्तियों के पूंजी से ही किया जाएगा, जो पैसा जो पूंजी वह कंपनी में लगाए हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ। जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक और निरंतर चलने वाला। किसका अस्तित्व? कंपनी का। तो कंपनी का जो अस्तित्व है वह उसके सदस्यों से अलग होता है और वह अलग चलता है। और उस कंपनी के पास क्या है? एक सर्व मुद्रा होती है, एक कॉमन सील होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपनी का परिभाषा, कंपनी का डेफिनेशन। ये मेरा आइडियल डेफिनेशन है कंपनी का। अब पढ़ने वाले हैं कंपनी की विशेषता के बारे में, कि कंपनी की जो विशेषता है वह क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरा, कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति है, कौन बनाता है? कानून बनाता है। ठीक है, तो यह बात आपको नोट डाउन करने हैं कि कंपनी क्या है? कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब क्या? कि वो बनावटी है। तो जैसे अगर वह कृत्रिम व्यक्ति है तो कौन कौन से काम कर सकती है? एक कंपनी भी अन्य लोगों या संस्थाओं से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है। यह कृत्रिम व्यक्ति की कार्य है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। कंपनी को भी अन्य लोगों के साथ अनुबंध करने का अधिकार होता है। अनुबंध का मतलब समझौता, एग्रीमेंट। आगे, कंपनी भी दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। वाद का मतलब केस कर सकती है, न्यायालय में उसे बुला सकती है। अन्य पक्ष कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति या कोई कंपनी उस कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है। कंपनी अपने द्वारा निर्गमित प्रपत्र, जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसके ऊपर उन्हें सर्व मुद्रा, कॉमन सील का प्रयोग करना है। जब तक वह कॉमन सील का प्रयोग नहीं करते वह कंपनी वैलिड हो, वह डॉक्यूमेंट वैलिड
होगा ही नहीं, उसके लिए कंपनी बाद होगी ही नहीं। लेकिन जैसे कॉमन सील का, मोहर का, स्टंप का, सिग्नेचर का उपयोग हो जाता है तो उस कार्य को करने के लिए, उस अनुबंध को मानने के लिए वह कंपनी बाध्य हो जाती है। तो पहला मेरा विशेषता यह हो गया कि कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। अगला हमारा है अस्थाई अस्तित्व। अस्थाई का मतलब है परमानेंट, अस्तित्व का मतलब है मौजूद, मतलब हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। कौन मौजूद रहेगा? कंपनी। कंपनी में जो व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो मर भी जाएंगे व्यक्ति, लेकिन जो कंपनी है वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि कृत्रिम कंपनी, कृत्रिम व्यक्ति है, हमेशा चलते रहेगा। उस कंपनी में कोई पैसा लगाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर कोई दूसरा, कोई तीसरा व्यक्ति पैसा लगाएगा, फिर निकल जाएगा। तो इसके चलते, इसी कारण ही कंपनी को क्या कहा जाता है कि इसकी जो विशेषता है अस्थाई अस्तित्व भी है। ठीक है, तो इसे भी आपको पता कर लेना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सर्वमुद्रा का उपयोग, मतलब कॉमन सिन। तो कंपनी की जो सर्वमुद्रा है वह उसके सिग्नेचर का कार्य करती है और सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है। एक बार कॉमन सील लग जाने पर जो भी एग्रीमेंट है, जो भी अनुबंध है, जो भी कार्य है वह करने के लिए, उसके लिए कंपनी ही उत्तरदायी ठहराए जाते हैं, वही उसके जिम्मेदार होते हैं। चौथा पॉइंट क्या दिया है? पृथक वैधानिक अस्तित्व। उस कंपनी को बनाने में जो व्यक्ति अपने पैसे, अपने पूंजी लगाए हैं, तो उस व्यक्ति से हटकर उस कंपनी का एक अलग अस्तित्व रहता है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है? कंपनी की विशेषता ही है। अगली हमारी विशेषता है सीमित दायित्व, कि कंपनी का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। कितने रुपए तक सीमित रहता है? कि जितने पैसे उसमें लगे हैं। किसके द्वारा लगाए गए हैं? अंशधारियों के द्वारा लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर उसके ऊपर ज़्यादा ऋण है तो वह ऋणदाता उसके अंशधारियों की जो निजी संपत्ति है उसको बेचकर वह अपने दायित्व का पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मेरा एक विशेषता है। अगला है मेरा प्रबंध की प्रतिनिधि व्यवस्था। इसका मतलब क्या? प्रबंध मतलब क्या? प्रबंधक, मैनेजर। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में पैसे लगाने वालों की संख्या लाखों में है, तो लाखों लोग उस कंपनी को चला नहीं पाएंगे, उनकी वो कैपेसिटी भी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, वो जो अंशधारक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रतिनिधि संचालक नियुक्त करते हैं मैनेजर के मदद से। जब प्रतिनिधि संचालक वो नियुक्त कर देंगे तो यही संचालक इस कंपनी को चलाते हैं, इसका देखरेख करते हैं, सारा काम ये संचालक करते हैं। इन संचालकों को कौन चुनता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन? जो इस कंपनी में पैसा लगाए हैं, जो अंशधारक होते हैं वही। ठीक है, और ये जो संचालक होते हैं इनका जो अधिकार है, जो दायित्व है, ये भी तो कहीं लिखा हुआ रहना चाहिए। वो कहाँ लिखा रहता है? कंपनी के पार्षद अंतर नियम में लिखा रहता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, क्या उसका अंतर है, सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जो संचालक होते हैं, इन संचालकों का जो अधिकार है, दायित्व है, ये कंपनी के पार्षद अंतर नियम में लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। सातवां क्या है? अंशधारी एजेंट नहीं। इसका मतलब क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब है, जैसे साझेदारी व्यवसाय में क्या होता था कि जो व्यक्ति आपस में मिलकर साझेदार करते हैं तो प्रत्येक साझेदार उस साझेदारी व्यवसाय का एजेंट होता है, लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं होता है। यहाँ पर जो शेयर होल्डर है, जो अंशधारी है, वह अपने कार्य को कंपनी से बद्ध नहीं कर सकता है, वह उससे सेपरेट होकर अपना स्वतंत्र है, जो काम करना है वह करे, क्योंकि वह कंपनी का एजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो विशेषता है लिखा है सीमा नियम द्वारा सीमित कार्यक्षेत्र। भाई कंपनी में जो भी सचिव हैं, मैनेजर हैं, संचालक हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र हैं वह सीमित कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। इसी के अंदर, इसी के दायरे में रहकर उस कंपनी को अपने कार्य करने हैं। अगला मेरा है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। लाभ, देखिए प्रत्येक कंपनी लाभ कमाने के लिए ही बनाई जाती है और समाज का भलाई करते हुए वह लाभ कमाएगी। ऐसा नहीं कि समाज का नुकसान करके वह लाभ कमाए।
तो जो लाभ कंपनी प्राप्त कर रही है वह एक नियम के अनुसार अंशधारियों में बांट देना चाहिए। भाई जिसके जो जितना जितना पैसा लगाया है उसी के आधार पर वह अपने प्रॉफिट को बांट देंगे, किसके बीच? शेयर होल्डर के बीच। उसके बाद है क्या? स्वामित्व का प्रबंध से पृथक होना। स्वामित्व मतलब क्या? मालिक। प्रबंध का मतलब मैनेजर, उस कंपनी को चलाना, देख रेख करना। से पृथक होना, अलग होना। कौन अलग होगा? स्वामित्व, मालिकाना हक, मालिक अलग रहेगा। तो किसी कंपनी में स्वामी कौन होगा? जो पैसा उस कंपनी में लगाया है वह उस कंपनी का स्वामी है। तो किसी कंपनी में मान लीजिए लाखों लोग पैसा लगाएं तो लाखों लोग उस कंपनी के स्वामी हो गए। क्या वो लाखों लोग मिलके इस कंपनी को चलाते हैं? नहीं, वह लाखों लोग मिलकर एक संचालक का नियुक्ति करते हैं, वोटिंग होता है, वोट पड़ता है और यही संचालक इस कंपनी को चलाते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा कि स्वामित्व का प्रबंध से पृथक होना, मतलब जो छोटे छोटे अंशधारी हैं वो क्या हो गए? स्वामी हो गए। क्या मिल के कंपनी चला रहे हैं? तो नहीं। कौन चला रहा है? संचालक चला रहा है। तो यह कंपनी मेरा अलग है और यह जो मेरे शेयर होल्डर हैं यह अलग हो गए। ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे। अगला दिया है अधिनियम के अंतर्गत ही स्थापना व समापन। अगर किसी कंपनी का मुझे स्थापना करना है या किसी कंपनी का मुझे समापन करना है तो वह कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मन तब आप कंपनी शुरू करिए, जब मन तब आप कंपनी का समापन करिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला क्या है? अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र? शेयर का। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो अपने अंशों का, अपने शेयर का ट्रांसफ़र आसानी से कर सकती है। इसके लिए हमें सदस्यों की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए मेरे पास, हम किसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं और हम अपने शेयर को अपने वाइफ के नाम या अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मुझे इस कंपनी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आसानी से अपने शेयर को किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ज़मीन है तो परमिशन नहीं लेना है कि अपना ज़मीन हम किसी बेचने को परमिशन दें। आप आसानी से अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं, जिसे मन उसे बेच सकते हैं। कितने रुपए में बेचेंगे वो आपका मामला है। अगला पॉइंट है हमारा सदस्यों की संख्या। भाई ज़रूरी है, कोई कंपनी है तो उसमें सदस्यों की संख्या तो कितनी होगी? देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में जो सदस्यों की संख्या है कम से कम